हे गाइस व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। बाय द वे गाइस, अगर आपको नहीं पता तो मैं एक सीरीज चला रहा हूँ जिसमें हम गौरव तिवारी सर के द्वारा करे गए हुए केसेस के बारे में बातें कर रहे हैं और ये चौथा एपिसोड है जिसमें हम बात करने वाले हैं बछुआ केस के। अगर आपके पास समय है तो आप शुरू से ये पूरी सीरीज को फॉलो कर सकते हो, अगर नहीं है तो भी कोई टेंशन नहीं है, आप सीधा ये एपिसोड देख सकते हो। बछुआ केस, इसके बारे में अगर आपने भय सीरीज देखी है जो कि गौरव तिवारी सर के ऊपर है तो आपको कहीं ना कहीं पता होगा, लेकिन उस एपिसोड में उस कहानी में बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं बताई जो असल में हुई थी और आज मैं आपको वही सब बताने वाला हूँ। एंड वीडियो स्टार्ट्स इन 3, 2 and 1। ये कहानी रॉबिन नाम के एक लड़के के साथ हुई थी। रॉबिन जो कि पढ़ाई में काफी एवरेज था और उसका एक गांव में अपना घर पड़ता था, तो वो बाहर निकलना चाहता था गांव से भी एक नई जिंदगी के लिए। तो वो क्या सोचता है कि पटना में जाता हूँ, वहां पे कोर्स करूंगा। अब जो उसका गांव था वो पटना के पास ही था, तो रॉबिन का ऐसा रहता था कि पटना में जाता था, पढ़ाई करता था और फिर हर वीकेंड सैटरडे संडे अपने घर आ जाता था एंड देन मंडे वापस चला जाता था। और ऐसे करते करते उसकी जिंदगी बीत रही थी। वो किसी बैंक के टेस्ट देने के लिए तैयारियां कर रहा था और जहाँ वो पीजी लेकर बैठा हुआ था, जहाँ उसका कोर्स था, वहां पर उसके ऐसे ही 5-6 दोस्त भी बन जाते हैं जो कि मेन दोस्त होते हैं। जिन सबके साथ ये इंसिडेंट हुआ था वो होते हैं रॉबिन, अनुपम रॉबिन का बड़ा भाई टाइप था, मतलब अनुपम ही था जो रॉबिन के साथ बचपन से था। एंड अनुपम पहले पटना में जाके पढ़ रहा था और उसी ने रॉबिन को कहा था कि एक काम कर, तू गांव से यहाँ आ जा, यहाँ कम से कम तू एंजॉय कर पाएगा, गांव में कब तक रहेगा। तो अनुपम ही उसके लिए एक बड़ा भाई टाइप था, ठीक है। तीसरा था रितेश, फिर अतुल, देन रोशन एंड देन रोहन। तो ये 6 दोस्त थे आपस में। अब ऐसे ही पढ़ाई, पीजी, यहाँ वहाँ थोड़ा सा घूम लेना और थोड़ी सी मौज मस्ती करते करते इनकी जिंदगी बीत रही थी। अब समय आता है एग्जाम का। हर कोई अपने अपने एग्जाम में मशरूफ हो जाता है। हर कोई टेंशन में था कि यार एग्जाम कैसा जाएगा, तैयारी कैसी है, ये वो कर। अनुपम दिमाग से थोड़ा चालाक था तो वो थोड़ा सा चिल टाइप का था। एग्जाम भी हो जाते हैं। अब समय आता है जब रिजल्ट आना होता है और रिजल्ट आता है तो रॉबिन पूरे एग्जाम में फेल हुआ है, उसके सारे दोस्त पास हो चुके हैं। अब रॉबिन उदास है। एक तो वो फेल हुआ है, दूसरे उसके सारे दोस्त पास हो गए, तो जो उसकी उदासी है वो into 10 हो चुकी है। अब बाकी दोस्त थोड़े से एंजॉय करने के मूड में कि यार उनको तो मतलब इतनी मेहनत करी, इतना हेक्टिक उनका पूरा माहौल था, तो सबने एक प्लान बनाया कि क्यों ना एक ट्रिप पे चलते हैं। सब जा रहे हैं तो रॉबिन को कैसे छोड़ दे। रॉबिन तू भी चलेगा। रॉबिन बोल रहा है नहीं यार मैं कहाँ जाऊंगा, वो बेचारा उदास है ना, तो अब आप उदासी में कहाँ ट्रिप पे जाते हो। अब अनुपम जो उसका बड़ा भाई सा होता है बोलता है यार तू पागल है क्या, देख तेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, हमारा भी जब फर्स्ट अटेम्प्ट था हमें कोई 30 बार खानी है, हमने भी पास नहीं करा था, हमें भी लगे 2-3 ट्राई लगे, तो तू टेंशन मत ले, तू ऐसा घबरा मत। वो सब रॉबिन को थोड़ा सा उसका मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड देन सब लगे ही है पीछे कि नहीं यार तू नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे, प्लीज चल लेना, तेरे बिना कैसे मजा आएगा, ये वो बोलते बोलते रॉबिन बोलता है ओके फाइन मैं चलूंगा, डन मैं चलता हूँ। और ऐसे करते करते इनकी फाइनली ट्रिप प्लान हो जाती है। एक्चुअली ट्रिप तो क्या, एक छोटा सा ऐसा रहता है कि आज हम सुबह 4 बजे जाएंगे, ठीक है, पटना से निकलेंगे, 6 घंटे का पूरा सफर होता है। अब इनको जहाँ जाना था उसका नाम था सहरसा, तो पटना से सहरसा जाने में 6 घंटे लगते हैं। तो इनका था कि हम सुबह 4 बजे निकलेंगे, 10 बजे पहुंच जाएंगे, देन हम पूरे दिन एक्सप्लोर करेंगे और फिर रात को पटना वापस आ जाएंगे। ठीक है भाई, वेल एंड गुड। अगले दिन गाड़ी आती है। रॉबिन अब कैसे बैठे मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये 7 सीटर है। रॉबिन सबसे आखिरी वाली सीट में बैठा है। रॉबिन के आगे अतुल, रोहन और रोशन बैठे हैं और जो आगे ड्राइवर वाली सीट और उसके बगल वाली पैसेंजर सीट होती है, ड्राइवर वाली सीट में रितेश बैठा है, वो उसी की गाड़ी है और बगल में अनुपम बैठा हुआ है। अब ये गाड़ी निकल पड़ती है। अभी सुबह भी मतलब सुबह के 3:30-4 बज रहे होते हैं, तो वही रात ही हो रही होती है, इतने अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होता। और रॉबिन अपने यहाँ से मतलब आधे लोग तो वैसे नींद में है, बस रितेश और अनुपम है जो बिल्कुल नींद में नहीं है, एकदम ओके है, चलो फ्रेशन अप होके बढ़िया एकदम। उन्हें देख के लग रहा है कि भाई ये नहीं सोने वाले। गाड़ी आगे बढ़ती है, धीरे धीरे करके हाईवे में पहुंच जाती है। हाईवे में जब पहुंचती है तो शुरू में तो सब बहुत एनर्जेटिक होते हैं कि चलो ट्रिप पे जा रहे हैं, मजा आएगा दोस्तों, ये वो दुनिया भर की बातें करते हैं। बट एक समय आता है जब सबकी बातें खत्म हो जाती है, कुछ करने को नहीं होता, शांति सी फैल जाती है, थोड़े बहुत हल्की हल्की आवाज में गाने चल रहे होते हैं। वैसे पूरे माहौल में जो रॉबिन होता है उसे थोड़ी सी नींद आने लग जाती है। रॉबिन कहता है दोस्तों यार मैं ना थोड़ा सा सो जाता हूँ, उसके बाद मैं उठ के तुम सबको ज्वाइन कर लूंगा। ये सब यहाँ अंताक्षरी खेल रहे हैं इस समय पर। सब उसे बोल रहे हैं यार तू क्यों पार्टी ऊपर क्यों बन रहा है यार, प्लीज सो मत यार, मत सोना। लेकिन रॉबिन है कि उसे हल्की हल्की नींद आ ही रही है कि तभी एक चीज होती है। इनकी गाड़ी आगे जा रही है, एकदम रास्ता पूरा खाली है, आगे कुछ भी नहीं दिख रहा। लेकिन एक चीज रॉबिन को दिखती है, उसे दिखता है कि सामने एक बच्चा खड़ा है जिसने ऑरेंज कलर की एकदम ग्लिटरी जिटरी टाइप की, मतलब होती नहीं, चमकीले से ऑरेंज कलर की कमीज पहनी है और नीचे शॉर्ट्स भी ऑरेंज कलर के, और वो जस्ट सामने खड़ा है। वो पहले लेफ्ट देखता है वो बच्चा एंड देन राइट देखता है। इसका मतलब है कि उसे क्रॉस करना है। लेकिन रितेश को क्या हो रहा है, रितेश गाड़ी क्यों नहीं रोक रहा, स्लो क्यों नहीं कर रहा। रितेश बहुत स्पीड से गाड़ी चला रहा है और रॉबिन देख रहा है कि धीरे धीरे वो बच्चा एकदम गाड़ी के सामने आ गया। रितेश ने अभी भी गाड़ी स्लो नहीं करी। रॉबिन एकदम से चिल्लाते कि अबे गाड़ी रोक, तब तक तो गाड़ी आगे चली गई। रितेश ने एकदम से जोर से ब्रेक मारी, गाड़ी सर करते हुए रुक जाती है। बीच सड़क में सुबह के 3:30 या 4 बज रहे होंगे उस समय पर गाड़ी रुकी हुई है और सब मुड़ के रॉबिन को देखते बोलते क्या हो गया। रॉबिन बोलता है कि अबे तुझे बच्चा नहीं दिखा क्या।
रितेश बोलता है कौन सा बच्चा, कैसा बच्चा, क्या बोल रहा है। रॉबिन पीछे मुड़कर देखते हैं, अपने पीछे के शीशे से पीछे देखते हैं तो पीछे वो बच्चा अभी भी खड़ा था, यानी कि जो गाड़ी थी वो बच्चे के थ्रू होते हुए चली गई और बच्चा वहां अभी भी खड़ा है और बहुत गुस्से से रॉबिन को देख रहा है। एंड देन अचानक से वो बच्चा गायब हो जाता है। रॉबिन के तो मानो होश उड़ गए हैं। रॉबिन को समझ नहीं आ रहा है उसने क्या देख लिया। रॉबिन थोड़ा सा कांप भी रहा है और वो बस खुद को ये बोलने का ट्राई कर रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को नींद ज्यादा आ रही थी, इस वजह से ये मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ, ये सब थोड़ा ना कुछ हो सकता है। रॉबिन इन सबको बोलता है कुछ नहीं तुम चलो। वो सब गाड़ी आगे चलाते हैं। अब रॉबिन जैसे ही सामने देखता है, वो देखता है कि आगे जो 3 उसके दोस्त बैठे हुए थे उनके बीच में एक बच्चा बैठा हुआ था और ये बच्चा वही बच्चा था जो रॉबिन ने अभी हाईवे में देखा था। और बच्चा बहुत गुस्से में है, उसकी आंखें एकदम लाल है और वो रॉबिन को चाटा मारता है सट करके। एक रॉबिन हिल भी नहीं पा रहा और फिर एक के बाद दूसरा चाटा, फिर तीसरा चाटा और फिर चौथा चाटा। रॉबिन को समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है, ये मैं हिल क्यों नहीं पा रहा, मैं खुद को डिफेंड क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे वो ये सब सोच ही रहा है कि तभी उसे वो बच्चा बोलते हुए सुनाई देता है कि उठ यहाँ से उठ। और ऐसे करते रॉबिन जैसे आंख खोलता है, वो देखता है कि अनुपम उसे उठा रहा है कि रॉबिन उठना यार, क्या कर रहा है, पागल है क्या, तू सो ही रहा है, तब से सो रहा है। और फिर रॉबिन ऐसे उठ के देखता है कि ओ शिट, मैं तो ये सब सपना देख रहा था, ये सब रियल नहीं था। मुझे लगा वो बच्चा वो सब। फाइनली रॉबिन को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है कि अरे यार भाई क्या खतरनाक सपना था। रॉबिन बाकियों को बोलता है चलो ठीक है चलते हैं। वैसे चलते ये लोग एक ढाबे में पहुंच जाते हैं। अब ढाबे में साइड में लगाते हैं गाड़ी और ढाबे में बैठ जाते हैं। तब जो ये रितेश और अनुपम होते हैं, इन्हें वॉशरूम जाना होता है। तो ये क्या करते हैं कि आप सब यहाँ बैठो, खाना वाना खाओ, हम आते हैं। और ऐसे करते हैं ढाबे के थोड़ी पीछे चले जाते हैं, थोड़ा दूर होता है वॉशरूम। तो उस साइड जब जा रहे हैं तो ना दोनों ही जा रहे हैं तो देखते हैं कि सामने एक पेड़ है, उसकी टहनी पर एक बच्चा बैठा हुआ है। रितेश को पहले दिखता है। उस बच्चे के कपड़े ऑरेंज कलर के होते हैं, ऑरेंज कलर की कमीज और ऑरेंज कलर का ही शॉर्ट्स होते हैं। तो रितेश उस बच्चे को देखते बोलता है अरे बच्चे नीचे उतर जा, लग जाएगी तुझे। वो बच्चा इन दोनों को देख तो रहा है लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा, एकदम ब्लैंक एक्सप्रेशन। अनुपम भी उसे देखता है और बोलता है सुनाई नहीं दे रहा क्या, नीचे उतर जा। अभी भी बच्चा कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ इन दोनों को देख रहा है और ये दोनों भी यहीं खड़े हैं। और ये थोड़ा गुस्से में बोलते हैं कि अरे नीचे उतर, लग जाएगी तो अच्छा लगेगा तेरे को, नीचे उतर। जैसे बोलते हैं वो बच्चा इनके सामने गायब हो जाता है। जैसे ही वो गायब होता है, ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं एंड सीधा भागते हैं ढाबे की तरफ। भागते तेजी से भागते ये लोग पहुंचते अपने दोस्तों के पास। हाफते हुए अनुपम बोलता है कि चलो यहाँ से चलो। सब बोलते हैं कि क्या हो गया, सब ठीक तो है ना। तब रितेश बताते हैं कि अरे हमने वहाँ एक बच्चे को देखा, टहनी के ऊपर बैठा हुआ था और उसने कुछ ऑरेंज कलर के कपड़े, कुछ भी भाई, चलो यहाँ से, कुछ भूत प्रेत, कुछ अजीब सी चीजें हैं। और जैसे वो ये सब बोलते हैं, रॉबिन जो कि अभी तक पराठे आराम से खा रहा था, उसके हाथ कांपने लग गए हैं और वो बहुत ही ज्यादा कांपते हुए हकलाते हुए बोलता है कि क्या वो बच्चा ऐसे 7-8 साल का था। तो दोनों बोलते हैं कि हाँ, लेकिन तुझे कैसे पता। और तब रॉबिन इन्हें पूरा किस्सा बताता है। वो हाईवे में उसे जो बच्चा दिखा था, वो जो बच्चा गाड़ी में बैठ के उसने चाटे से मार रहा था, इसका मतलब वो सब सपना नहीं था। इसका मतलब था कि रॉबिन ने जो सब भी देखा था वो सच था। सब जितने भी वहाँ दोस्त है सब थोड़ा से डर गए। अब जो बाकी अतुल होता है, रोशन होता है, बोलते हैं ठीक है तुम टेंशन मत लो, ये सब होता रहता है, छलावे होते रहते हैं, तुम बैठो गाड़ी में, हम सीधा चलते हैं, हम होटल में चलते हैं। सब गाड़ी में बैठ जाते हैं एंड देन निकल जाते हैं अपने होटल के लिए। अब होटल में 2 रूम्स किए होते हैं। पहले रूम में होते हैं रितेश, रॉबिन और अनुपम, और दूसरे में होते हैं रोशन, रोहन और दीपक। अच्छा, जो पहला रूम होता है, यहाँ पर अनुपम सो चुका है, रितेश सो चुका है, रॉबिन अभी थोड़ा सा जागा हुआ है। वही पिछले जो उसके साथ इंसिडेंट हुआ है वो उसने रिपीट कर रहा है, मतलब दिमाग में उसके वही चल रहे हैं। तभी ना उसके गेट होता है, मेन गेट, उसमें नॉकिंग होती है। रॉबिन एकदम से हिल जाता है कि अरे इतनी रात को कौन है। थोड़ा चिल्ला के पूछता है कि कौन है। नॉकिंग अभी भी हो रही है। दीपक तुम हो क्या? रोशन, रोहन तुम में से कोई है क्या? कोई जवाब नहीं, बस नॉकिंग हो रही है। रॉबिन थोड़ा सा उठता है, जाके देखता है कि गेट में आखिर है कौन बाहर, कौन इतना वेट कर रहा है और कौन इतने बेसब्री से नॉकिंग करे जा रहा है। जैसे ही वो गेट के पास पहुंचता है, अचानक से उसे वापस से नॉकिंग की आवाज सुनाई देती है, लेकिन ये आवाज गेट के बाहर से नहीं आ रही होती, बल्कि इनके रूम के अंदर से आ रही होती है। रॉबिन एकदम खड़ा है और अब उसे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि वो नॉकिंग जो गेट के बाहर हो रही थी, सेम वही नॉकिंग अब रूम के अंदर हो रही है। एंड और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? बाहर खड़ा इंसान अंदर कैसे आ सकता है? और अगर अंदर है भी तो नॉक क्यों कर रहा है? और कहीं ना कहीं रॉबिन को समझ आ चुका था कि ये क्या हो रहा है। रॉबिन कैसे तो करके धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखता है, और जैसे पीछे मुड़कर देखता है, पीछे वही बच्चा खड़ा होता है, बहुत ज्यादा गुस्से में उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी है और वो बस रॉबिन को घूरे जा रहा है। इससे पहले रॉबिन कुछ बोल पाता, कुछ भी कर पाता, वापस से जो गेट के बाहर होती है वहां आवाजें आने लग जाती है चिल्लाने की, और ये आवाजें होती है दीपक की, रोशन की, रोहन की कि खोलो खोलो गेट खोलो, ऐसे करके वो चिल्ला रहे हैं। तो रॉबिन जल्दी से गेट खोलता है। जैसे गेट खोलता है, वो तीनों अंदर आ जाते हैं। इनकी चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां पर अनुपम और रितेश जो सोए हुए हैं वो भी उठ जाते हैं। वो पूछते हैं कि क्या हुआ। तो दीपक बताता है कि अरे वो बच्चा भाई, वो बच्चा अभी भी हमें दिख रहा है, वो कहीं हमारे रूम के अंदर घूम रहा है, वो हमें चिल्ला रहा है, वो हमें डर लग रहा है। ये सुनते रॉबिन भी बोलता है कि अभी जस्ट मैंने भी यहाँ पर देखा। अनुपम जो सोया हुआ था, जिसे आइडिया नहीं
नहीं था, वो जब खड़ा होता है तो भाई उसे भी डर लग रहा है कि क्या हो रहा है, ये दोनों रूम में एक ही चीज दिख रही है और वो बच्चा जा क्यों नहीं रहा, हमारा पीछा छोड़ क्यों नहीं रहा है, क्या करें आखिर। सब बहुत घबराए हुए हैं। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि ओके सबसे पहले हमें यहाँ से तो निकलना है, होटल से निकलते सीधा पटना चलते हैं भाई, अपने अपने घर जाते हैं, वही सबसे ज्यादा सेफ जोन है, जो अपना घर होता है वो उससे ज्यादा सेफ और कोई जगह होती नहीं है। रॉबिन निकलने वाले, सबने अपनी अपनी पैकिंग कर ली और तब रॉबिन बोलता है कि यार किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, कोई तांत्रिक पंडित कोई भी, बस हम ऐसे नहीं रह सकते, अगर ये हमारे साथ आ ही रहा है, हर जगह ही आ रहा है, तो ये तो हमारे साथ घर भी चल पड़ेगा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। दीपक बोलता है कि एक इंसान है जो हमारी हेल्प कर सकता है। कौन है? दीपक बोलता है गौरव तिवारी, एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है जिसके शोज आते हैं, न्यूज में भी आता है, मैंने उसे फॉलो करा है, हम उससे हेल्प मांग सकते हैं। अनुपम बोलता है क्या वो अभी हमारी हेल्प कर सकता है? ऑब्वियसली नॉट, रात के इतना समय हो चुका है, वो कहाँ पर आएंगे, और ऐसा तो है नहीं कि वो हमारे आसपास ही घूम रहे कि कॉल करते आ जाएंगे, समय लगेगा। एक बार घर पहुंचते हैं फिर उन्हें कांटेक्ट करते हैं, सब अपनी गाड़ी में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं। अब गाड़ी में जब ये निकलते हैं तो वापस ये लोग उस ढाबे में रुकते हैं, क्योंकि उन्होंने सुबह इस ढाबे में खाया था, उसका लंच वंच कुछ नहीं करा है। तो जब ये इस ढाबे में रुकते हैं और यही खाना वाना खा रहे हैं, सब एकदम चुप है, कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा, उस बच्चे की बात हो रही है ना कुछ और। शायद ये सब सहमे हुए थे, डरे हुए थे, तो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ये चुपचाप अपना खाना खा रहे हैं। एक आदमी होता है जो दौड़ते हुए चिल्लाते हुए ढाबे के अंदर आता है, उसे देखते ही वहाँ पे सब ऐसे हैरान हो जाते हैं कि क्या हुआ। ढाबे का जो ओनर होता है वो भी भागते हुए आता है कि क्या हो गया। तो आदमी बताता है कि मैं अभी ट्रक चला रहा था और मेरे सामने एक बच्चा आ गया और मुझे लगता है कि मैंने उसे अपने ट्रक से कुचल दिया, और जब मैं ट्रक से बाहर उतरकर मैंने देखा तो वो बच्चा कहीं भी नहीं था। जो ढाबे का ओनर होता है वो बोलता है कि क्या वो बच्चा 9-10 साल का था? हाँ वो 9-10 साल का था। क्या उसने नारंगी रंग के कपड़े पहने हुए थे? ट्रक वाला बोलता है हाँ वही पहने थे, लेकिन आपको कैसे पता? ढाबे का ओनर बताता है कि सर ये पहली बार नहीं है कि आपको कोई बच्चा दिख रहा है, यहाँ पर अक्सर लोगों को एक बच्चा दिखाई देता है, वो ऐसे ही डराता रहता है सबको। ट्रक वाला बोलते तो अब मैं क्या करूँ? तो जो ढाबे का ओनर होता है वो बोलता है कि आप एक काम करिए, आगे ही जाकर एक मंदिर आएगा देवी का, सबसे पहले वहां पर जाइए एंड देन वहां पे माथा टेक लीजिए, उनका आशीर्वाद ले लीजिए, उसके बाद वो बच्चा आपको परेशान नहीं करेगा। ट्रक वाला बोलता है कि इसके लिए तो मुझे वापस उस रोड में जाना पड़ेगा। ढाबे वाला बोलता है प्लीज आप जाइए, क्योंकि अगर आप वहां नहीं जाएंगे तो आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। ट्रक वाला बोलता है ठीक है मैं जाऊंगा, और ये बोलकर वो अपने ट्रक को साइड ले जाता है। अब ये सारे दोस्त ये पूरा इंसिडेंट सुन रहे हैं, तो ये ढाबे वाले से पूछते हैं कि अंकल ये क्या सीन है, मतलब ये बच्चा सबको क्यों दिखता है? तो अंकल उन्हें देखते हैं, जिस तरीके से वो पूछ रहे थे क्लियर ऐसा लग रहा था कि इन्होंने भी उस बच्चे को देखा है। ढाबे के ओनर बोलता है कि तुमने भी उसे देखा है क्या? हाँ हमने भी देखा है, कल हम आ रहे थे और वो हमें ढाबे में भी दिखा, पहले भी दिखा था और उसके बाद वो होटल में भी दिखा है। तब ढाबे के ओनर बताते हैं कि पता नहीं असली कहानी क्या है। कहते हैं कि एक समय था जब यहाँ पर एक बच्चा ऐसे ही गुजर रहा था और ट्रक के आगे आ गया था। अब वो कोई सुसाइड था या मर्डर था उसका आज तक किसी को कंफर्मेशन हुआ नहीं, लेकिन ये कहते हैं कि उस लड़के की आत्मा को शांति नहीं मिली और तभी से वो इन्हीं रास्तों में भटकता है। अच्छा ठीक है, ये सारी कहानी सुनने के बाद, ये खाना वाना खाने के बाद, ये सारे दोस्त अपनी गाड़ी में बैठकर वापस पटना आ जाते हैं। पटना आने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और इन सबको लगने लगता है कि ओके वो जो भी था वो वही रह गया, एक बुरा किस्सा सोचकर उसे भुला दिया जाए। सबकी जिंदगी ऐसे ही आगे बढ़ने लग जाती है। करीबन 2-3 हफ्ते बीत जाते हैं और फिर एक दिन ये सब अपने रूम में बैठे हुए थे और तभी रॉबिन के रूम में वापस से नॉकिंग होती है। तो रॉबिन जब खोलता है तो बाहर वापस से वही बच्चा दिखता है। सबके होश उड़ जाते हैं। जिसे सोच रहे थे कि एक बुरा किस्सा सोचकर भुला देंगे, वो तो इनके पीछे ही पड़ गया है। वो बच्चा भी इन्हें दिख नहीं रहा, बल्कि उसके एक्सप्रेशन भी बड़े अजीब से हो गए हैं। गुस्से में थोड़ा सा अजीब सा इविल स्माइल भी कर रहा है, क्रीपी सी स्माइल। उसे देखकर इतना डर लग गया कि ये लोग आपस में चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे को पुकार रहे हैं और एक दूसरे के पास गले लगकर एकदम बैठे हुए हैं, अकेले बैठ भी नहीं पा रहे। एंड देन ये सब डिसाइड करते हैं कि हमें गौरव तिवारी सर को बताना पड़ेगा। अब दीपक गौरव तिवारी सर से कांटेक्ट करता है और उन्हें सारी चीजें बताता है। दीपक को गौरव तिवारी सर की कॉल आती है। दीपक बोलता है कि हेलो सर, आप स्पीकर पे हैं, मैं आपको एक बार इंट्रोडक्शन करा देता हूँ, ये है रॉबिन। जैसे ये बोलता है, गौरव सर सामने से बोलता है कि इंट्रोडक्शन का समय नहीं है, इतना हमारे पास टाइम भी नहीं है, मुझे बताओ क्या हुआ। कहीं ना कहीं वो रूड नहीं होना चाह रहे थे, बट वो प्रोफेशनल थे। उन्हें शायद समझ आ रहा था कि चीजें थोड़ी सीरियस हैं। दीपक गौरव को सारी चीजें बताता है, जो उसके साथ हुआ था, जो रॉबिन के साथ हुआ, जो सबके साथ हुआ था। एंड देन गौरव सर एक चीज बोलते हैं, वो जो भी चीज थी वो तुम्हारे साथ चिपक गई है, वो तुम्हें अपनी प्रेजेंस महसूस करवाना चाहती है। दीपक बोलते हैं बट सर अब हम क्या करें? गौरव सर बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, तुम वो करो। अब गौरव तिवारी इंस्ट्रक्शन देने लग जाते हैं और दीपक नोट्स बनाने लगता है जो भी वो कह रहे थे। गौरव सर बोलते हैं एक बोर्ड लो, उसमें सारे अल्फाबेट्स लिखो, इतने बड़े होने चाहिए कि आराम से आसानी से पढ़े जा सके। अल्फाबेट्स लिखने के बाद नीचे 0 से लेकर 9 तक पूरी नंबरिंग करो और सेम वो भी बड़े साइज में होने चाहिए। और फिर एंड में कुछ सिंबल्स या कुछ बटन्स बना दो, यस, नो
एंड गुड बाय का। इन शब्दों के साथ स्पिरिट के साथ कम्युनिकेशन करना थोड़ा आसान हो जाता है। अब गौरव सर ये बोलते हैं कि जो स्पिरिट है वो तुमसे कम्युनिकेट करना चाहती है, तुमसे बात करना चाहती है, तो उससे बात करो। ऑल्दो मैं ये एडवाइस सबको देता नहीं हूँ, लेकिन अभी हालात थोड़े सीरियस है और इतने कम समय में मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता, तो जो भी करना है वो तुम्हें ही करना होगा, ठीक है। इसके बाद गौरव तिवारी सर कॉल काट देते हैं, थोड़ी और इंस्ट्रक्शंस देते हैं एंड देन कॉल काट देते हैं। काटते अनुपम बोलता है ये सब पागलपन है, मैं ये सब नहीं करने वाला। जिस पे बाकी दोस्त बोलते हैं हमारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं है ना, तो हमें करना पड़ेगा। एंड देन फाइनली एक पूरा बोर्ड लेते हैं, उस पे पूरी जो गौरव तिवारी सर ने बोला होता है वो सब बनाते हैं एंड ये पूरा एक वीजा बोर्ड बन जाता है। फाइनली ये सारे दोस्त गोला बनाकर बैठे हैं, बीच में वीजा बोर्ड रखा है, सबने उसके ऊपर हाथ रखा है। रॉबिन हकलाते हुए डरते हुए कहता है अगर आप यहाँ पर हो तो हमसे कम्युनिकेट करो। कोई जवाब नहीं। फिर से बोलता है, थोड़ा जोर से बोलता है, अगर आप यहाँ पर हो तो हमें फील करवाओ। फिर से कोई जवाब नहीं। 2-3 बार रॉबिन फिर वापस यही पूछता है, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता। अनुपम गुस्से में खड़ा हो जाता है, वो इस वीजा बोर्ड को पेपर को लेता है, पूरा ऐसे फोल्ड करके बाहर फेंक देता है और बोलता है कि ये सब बकवास है, कुछ भी नहीं है ये सब। जैसे ही वो ये सब फेंकता है, दीपक बोलता है कि अरे ये सब क्या कर रहा है, तू पागल वागल हो गया क्या, ये सब नहीं करना होता। दीपक उस वीजा बोर्ड के जो पेपर होता है जिसे फोल्ड करके फेंका गया उसे लेने जाता ही है तो देखता है कि पेपर तो है ही नहीं सामने। अभी तो फेंका था, ये तो फेंका था दरवाजे के सामने, पेपर कहाँ गया। तभी इनके दरवाजे में कुछ नॉकिंग सी होती है। अब अनुपम जो होता है बोलता है कि डिनर वाले भैया होंगे, उन्होंने कहा था ना थोड़ा लेट हो जाएगा। अनुपम जाता है, दरवाजा खोलता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है, दरवाजे के बाहर वही लड़का, वही बच्चा था, उसके हाथ में वीजा बोर्ड था और वो बहुत ज्यादा गुस्से से इन सबको देख रहा था। सबकी हालत टाइट हो गई है। जिस वीजा बोर्ड के थ्रू ये कम्युनिकेशन करना चाहते थे, सामने वाले से बात करना चाहते थे, वो वीजा बोर्ड पूरी तरीके से फटे मुड़े हुए हालत में उस बच्चे के हाथ में, और वो इतने गुस्से से देख रहा है कि बता नहीं सकते। एंड देन वो बच्चा गायब हो जाता है। उसके गायब होते ही ये सब ना सीधा रूम से भाग के लॉन में आ जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम अब इस रूम के अंदर तो नहीं जाएंगे। दीपक वापस से गौरव सर को कॉल मिलाता है और बोलता है कि ऐसा 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 हो गया। गौरव तिवारी बोलते हैं कि मेरी पटना में कुछ सोर्सेज है, मैंने उनसे पता करवाया, क्या तुम लोग उस मंदिर में गए थे जिधर वो ढाबे वाले भैया ने बताया था। दीपक बोलता है नहीं, हम वहां नहीं गए थे। गौरव बोलते हैं कि अभी के अभी उस मंदिर में जाओ, क्योंकि अगर तुम वहां नहीं जाओगे तो ये जो बच्चा है ये तुमसे चिपका रहेगा और शायद ये तुम्हारी बॉडी लेने की खैरात में ये, और अब इतना लेट हो चुका है कि ये जाना नहीं चाहता तुम सबको छोड़कर, तो तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, उस मंदिर में जाओ अभी के अभी। ये सब बैठते हैं वापस से अपनी गाड़ी में और बोलते हैं चलो भाई अभी के अभी चलते हैं। अभी ने रास्ते तो याद थे, कहाँ वो मंदिर था अच्छे से याद था, ढाबे तक का रास्ता याद था और ढाबे से जस्ट थोड़ा सा आगे चलकर वो मंदिर आता था। सीधा निकल पड़ते हैं। अब जब ये निकलते हैं ना तो एक चीज बड़ी अजीब होती है। आधे हाईवे में ही पहुंचे कि धुंध बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और इतनी ज्यादा धुंध होने का कोई सवाल होता नहीं है क्योंकि उस समय ऐसी ठंड नहीं थी कि बहुत ज्यादा धुंध हो, लेकिन समझ नहीं आता क्यों इतनी ज्यादा फॉग है। इन्हें सामने का भी अच्छे से दिख नहीं रहा था, गाड़ी काफी स्लो करके चलानी पड़ी थी। दीपक, रोहन सब अपने फोन में देखते हैं तो सिग्नल की डंडी बिल्कुल भी नहीं थी, मतलब कि कोई सिग्नल ही नहीं था। और ये भी बड़ी अजीब बात थी क्योंकि यहाँ पर फुल सिग्नल होते थे, ऐसा कभी भी किसी को सिग्नल की कोई दिक्कत नहीं आई है। लेकिन आज के दिन सब कुछ अजीब हो रहा था। सबको क्लियरली पता चल रहा था कि ये जो भी स्पिरिट है, जो वो बच्चा है, वो नहीं चाहता कि ये लोग मंदिर तक जाएं, बट स्टिल ये लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हुए अपने अपने भगवान को याद करते हुए मंदिर तक जाते हैं। एंड देन फाइनली मंदिर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद सब मंदिर के अंदर जाते हैं, अपना माथा टेकते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और बस यही दुआ करते हैं कि प्लीज भगवान वो बच्चा, वो स्पिरिट जो भी है, उससे हमें बचा लो, बस बचा लो हमें। और ऐसे ही होता है। उस दिन के बाद से आज तक इन लोगों को बच्चे की स्पिरिट नहीं दिखी। धीरे धीरे करके इन सारे दोस्तों की कहीं ना कहीं पोस्टिंग लगने लग जाती है। कोई इस ब्रांच में चला जाता है, कोई इस ब्रांच में चला जाता है। रॉबिन 1 साल और रिपीट करता है, नए दोस्त बनते हैं, नए लोग आते हैं, नए चेहरे होते हैं। पुराने दोस्त तो सब अपनी अपनी जगह चले गए जॉब करने, और ऐसे करके इन सब की लाइफ आगे बढ़ जाती है। रॉबिन को एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, जो ये पूरा पैरानॉर्मल का किस्सा हुआ था ना, इसमें जो गौरव तिवारी सर का जो पूरा हाथ था, उन्हें इस सब के बारे में नॉलेज थी, उन्हें पता था कि ये क्या चाह रहा है और कैसे इन सब चीजों को हैंडल करना है। तो रॉबिन को ये चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। एंड देन रॉबिन काफी सोच समझ के, जो IPS था, इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी, इनके कोर्सेज भी होते थे, तो पूरा कोर्स कंप्लीट करता है। एंड फिर गौरव तिवारी सर को अप्रोच करता है कि सर क्या मैं आपकी टीम को ज्वाइन कर सकता हूँ, मेरे को इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट है, मैं बस आपके अंडर काम करना चाहता हूँ। एंड देन तब से रॉबिन भी IPS का एक अहम हिस्सा बन जाता है। तो दोस्तों ये थी असली कहानी, और इसमें एक एक शब्द जो मैंने कहा है ना, वो सब रियल है, कोई मनगढ़ंत नहीं है, कुछ नहीं है। तो अगर आपने वेब सीरीज में पूरा एपिसोड देखा है तो आई नो थोड़ा सा अलग होगा, उसमें बहुत सारी चीजें खुद से करिए कि मौत आती है तो दिखता है, और उसके बाद गौरव को आगे चलकर वो बच्चा दिखने लग जाता है तो बोलता है कि मेरी मौत आ रही है। ये सब असल में ऐसा कुछ नहीं था, वो थोड़ा सा बॉलीवुड मसाला ऐड करा हुआ था। जो असली कहानी थी वो ये थी। एंड आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। तो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों, और हम मिलते हैं अगली कहानी के साथ। ये सीरीज कैसी लग रही है, कैसी जा रही है, आप कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय एंड टेक केयर।